दोस्तों सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को समझने का प्रयास करेंगे, जो साइकिल से शुरू हुआ, साइकिल से शुरू होकर बैलगाड़ी तक पहुंचा और बैलगाड़ी से आज चंद्रमा तक पहुंच गया है। हम सभी को पता है दोस्तों कि चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। तो ये अच्छा मौका है कि हम थोड़ा इसरो को समझ लें और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को समझ लें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जब हम आजाद हुए दोस्तों, तो उस समय पूरा विश्व शीत युद्ध के दौर से गुजर रहा था। उसी समय दोस्तों यूएसएसआर, जो विघटित होकर वर्तमान में रूस के नाम से जाना जाता है, यूएसएसआर ने दुनिया का पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च किया अपना। कब? 1957 में। 1957 में लॉन्च किया दोस्तों। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी हुआ करते थे, जो वैज्ञानिक विचारधारा के व्यक्ति थे, जिन्होंने इस चीज को नोटिस किया और समझा, और उसी कड़ी में उन्होंने भारत की संसद में एक प्रस्ताव पेश किया और इसी प्रस्ताव का नतीजा था जो होमी जहांगीर भाभा को स्पेस रिसर्च का काम दिया गया। और उस समय होमी जहांगीर भाभा जी जो थे वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के चीफ हुआ करते थे। तो नेहरू ने संसद में प्रस्ताव पेश किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारत भी अपने स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में संलग्न हो गया। फिर 1962 का समय आया दोस्तों, जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ था। उस समय दोस्तों हम लोग खाद्यान्न के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर नहीं थे, ऊपर से युद्ध हुआ था, तो बहुत ही विषम परिस्थितियां थी। ऐसे में भी दोस्तों होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई और जवाहरलाल नेहरू ने इस कार्यक्रम को अनवरत रूप से चालू रखा, जिसके लिए न केवल भारत बल्कि विश्व के भी कई देशों ने भारत की आलोचना की और मजाक बनाया कि घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। आप लोग मुहावरा पढ़ते होंगे। तो आलोचना और मजाक भी बनाया गया दोस्तों। उस समय यूएसए का जो आज भी है न्यूयॉर्क टाइम्स जो समाचार पत्र है, न्यूज़पेपर है, उसमें भारत के लिए एक कॉलम बनाया गया था और कार्टून के माध्यम से भारत का मजाक बनाया गया था। वो दिन था दोस्तों और आज का दिन है। आज न केवल अखबार में बल्कि पूरे विश्व के मीडिया में जो है हमारे चंद्रयान-3 की चर्चा है। न केवल अमेरिका के बल्कि सारे देशों के मीडिया में हमारे चंद्रयान-3 की चर्चा है। तो वक्त बदलता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों HGB का मतलब होमी जहांगीर भाभा दोस्तों, इन्होंने इंकोस्पार का गठन किया। इंकोस्पार का गठन किसकी अध्यक्षता में? BSB, विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में। ये जो इंकोस्पार बॉडी थी दोस्तों, ये पूरा रेगुलेट करती थी किसको? हमारे स्पेस प्रोग्राम को। इंकोस्पार की फुल फॉर्म दोस्तों इंडियन कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च, इसकी फुल फॉर्म थी दोस्तों, जिसने आगे चलकर इसरो का रूप लिया। फिर 1963 का वर्ष आया, जब नाइक अपाचे नाम का एक साउंडिंग रॉकेट भारत ने लॉन्च किया दोस्तों। इस रॉकेट को नासा ने बनाया था और इसी रॉकेट को जो लॉन्चिंग स्टेशन था थुम्बा केरल में, वहां तक साइकिल से लाया गया था। तो जो अक्सर आप देखते हैं रॉकेट साइकिल पर रखा हुआ, वो नाइक अपाचे है। कैसे याद रखेंगे? अपाचे बाइक है और बाइक जो है साइकिल पे रखी है, तो अब भूलेंगे नहीं। उसके बाद दोस्तों एक रॉकेट और बनाया भारत ने, जिसका नाम था एप्पल। ये पहले की अपेक्षा थोड़ा बड़ा था, लेकिन हमारे पास दोस्तों इतने संसाधन नहीं थे कि हमारे पास बड़ा ट्रक और बड़े संसाधन होते उसको ले जाने के लॉन्च पैड तक। तो क्या किया? देसी आइटम से लेके आए, इसको बैलगाड़ी से लेकर आए लॉन्चिंग पैड तक। उसके बाद दोस्तों 1969 में इसरो की स्थापना कर दी। किसने? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। 1969 15 अगस्त 1969 के दिन जो है इसरो की स्थापना कर दी और उस समय दोस्तों इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में बनाया गया। बेंगलुरु जो कि आज भी वहीं पर स्थित है, याद रखिएगा। वर्तमान में इसरो के 10वें अध्यक्ष जो हैं वो एस सोमनाथ जी हैं, याद रखिएगा। तो इसरो की स्थापना हो गई और अब जो है
एक विधिवत तरीके से प्रोग्राम हमारा शुरू हो गया स्पेस के क्षेत्र में। 1972 की वर्ष दोस्तों विक्रम साराभाई ने डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की स्थापना की, जिससे हमारे प्रोग्राम को और ज्यादा गति मिली, फंड वगैरह मिलना शुरू हो गया। फिर 1975 में दोस्तों भारत ने अपना एक स्वदेशी रूप से सैटेलाइट बनाया आर्यभट्ट, जिसको यूएसएसआर की मदद से लॉन्च किया, याद रखिएगा। तो यदि पहले स्वदेशी रॉकेट की बात की जाए तो आर्यभट्ट है, याद रखिएगा। नाइक अपाचे क्या है? साउंडिंग रॉकेट, और ये है सैटेलाइट, याद रखिएगा। सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट रॉकेट के माध्यम से भेजा जाता है, याद रखिएगा। तो रॉकेट जो है वाहन होता है, लॉन्चिंग व्हीकल होता है। फिर 1980 के वर्ष दोस्तों हमने एक अपना अलग सैटेलाइट बनाया रोहिणी, जिसको एसएलवी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से हमने लॉन्च किया, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई दोस्तों मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले कलाम साहब ने। तो एसएलवी भी हम लोग बना लिए। पहले हम लोग यूएसएसआर पर निर्भर रहा करते थे कि हमारा भैया सैटेलाइट लॉन्च कर दो, लेकिन अब तक हमने अपना अलग सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बना लिया, जिसको एसएलवी कहते थे। फिर इसका और उन्नत संस्करण बनाया गया एएसएलवी। फिर इसका और उन्नत संस्करण बनाया गया दोस्तों, जो कि पीएसएलवी के नाम से जाना गया, याद रखिएगा। फिर 1983 में दोस्तों हमने इनसैट का निर्माण किया, जिसको इंडियन सैटेलाइट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसने दोस्तों भारत के संचार क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उस समय हम टीवी वगैरह देखने के लिए एंटीना का इस्तेमाल करते थे। एक आदमी छत पे चढ़ा रहता था और एक नीचे टीवी के सामने रहता था। तो वो ऊपर से कहता था कि आया, तो ये कहता था नहीं आया, या फिर आया। तो इस तरह से कम्युनिकेशन वहां पर भी होता था। तो जब हमने अपने यहाँ इनसेट को बना लिया, तब ये सुविधा हमारे लिए मिल गई, जो कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में उपलब्ध थी। तो इससे न केवल संचार का मार्ग प्रशस्त हुआ, बल्कि आपदा वगैरह के बारे में भी हमको जानकारी मिलनी शुरू हो गई। फिर दोस्तों 1999 में कारगिल वार हुआ, आप सभी जानते होंगे। उस समय दोस्तों अमेरिका ने अपना जीपीएस सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। तो दोस्तों उसी जिद में हमने अपना अलग सिस्टम बना लिया, IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। दोस्तों यही सिस्टम जो है वर्तमान में नाविक के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा अपना जीपीएस है, याद रखिएगा। और ये जो है न केवल भारत बल्कि उसके इर्द गिर्द के 1500 किलोमीटर के क्षेत्र की निगरानी करता है। तो हमारी सेना को अब इससे सहूलियत हो गई है। फिर दोस्तों हमने एसएलवी और पीएसएलवी दोनों को बना लिया था, अभी आपको ऊपर भी बताया है। उसके बाद दोस्तों 2008 में हमने चंद्रयान-1 को पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C11 से हमने लॉन्च किया, और सफलतापूर्वक लॉन्च किया दोस्तों 2008 में। और इसने जो है पूरे विश्व के समक्ष अपनी रिसर्च को रखा और बताया कि चंद्रमा पर जो है पानी उपलब्ध है। उससे क्या हुआ दोस्तों, जो तमाम देश थे उनका जो चित्त था वो आकर्षित हुआ चंद्रमा की ओर, और वहीं से जो है एक होड़ सी चल पड़ी चंद्रयानों की। उसके बाद दोस्तों 2014 में हमने इसी लॉन्चिंग व्हीकल का इस्तेमाल करके मून मिशन, जो मंगल मिशन था दोस्तों, मार्स ऑर्बिटर मिशन, उसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया दोस्तों। और उसमें जो रॉकेट इस्तेमाल हुआ था वो था PSLV C-25, याद रखिएगा। और इससे बड़ी उपलब्धि दोस्तों हमने 2017 में हासिल कर ली, जब हमने 104 सैटेलाइट इकट्ठे करके भेज दिए। तो दोस्तों इसरो ने जो है नित नए प्रतिमान गढ़े हैं। और दोस्तों ये जो 2014 का मून मिशन है ना, ये भारत का इकलौता ऐसा मिशन था जो पूरे विश्व में पहली बार में ही अपने गंतव्य पर पहुंच गया था। सफल लैंडिंग पहली बार में ही हुई थी। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। फिर दोस्तों हमने GSLV बना लिया,
जीएसएलवी जो था दोस्तों भारी सैटेलाइटों को और ज्यादा ऊंचाई पर स्थापित करने के लिए बनाया गया था। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसकी फुल फॉर्म होती है। ये और अधिक ऊंचाई पर स्थापित करने के लिए बनाया गया भारी सैटेलाइटों को। और दोस्तों इसी का इस्तेमाल करके हमने 2019 में अपने चंद्रयान 2 मिशन को भेजा और दुर्भाग्यवश वो सफल नहीं हो सका। और इसमें जो रॉकेट इस्तेमाल हुआ था उसका नाम था जीएसएलवी मार्क 3। और अब जो है दोस्तों जीएसएलवी का नाम बदलकर एलवीएम 3 कर दिया गया। और इसी एलवीएम 3 को जो है हमने इस्तेमाल करके एलवीएम 3M4 नामक रॉकेट से जो है चंद्रयान 2 को लॉन्च किया, जो सफलतापूर्वक दोस्तों 23 अगस्त के दिन 6:04 पर चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट तरीके से लैंड हुआ। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों। और अभी आदित्य मिशन बाकी है, गगनयान बाकी है, और ऐसे अभी और कई अभियान बाकी हैं। तो धीरज रखिए, अभी और ज्यादा लोहा मनवाएंगे हम अपना। तो दोस्तों इसी के साथ पूरी यात्रा हमने कंप्लीट की है। जो भी आपको समस्या हो उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।